Today I'd like to discuss a very crucial part of English language idioms. The candidates who want to prepare idioms will be asked in every examination. TGT, PGT, SSC, NDA, CDS सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इडियम्स में जो तरीका है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इडियम्स करते हैं वो जैसे आयरनी हम पढ़ाते हैं आपको, तो आयरनी में व्यंग्यात्मक अर्थ लिया जाता है, इनर मीनिंग ली जाती है। लिटरल मीनिंग कुछ होती है और फिगरेटिव मीनिंग कुछ होती है। शाब्दिक अर्थ अलग, लाक्षणिक अलग। जैसे हिंदी में आप कहते हैं कि आप तो ईद का चांद हो गए, तो हिंदी में जब ईद का चांद कहते हैं तो ये तो शाब्दिक हो गया कि ईद का चांद, लेकिन लाक्षणिक अर्थ हो गया कि कभी कभी दिखाई देना, कभी कभी प्रकट होना। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपको इडियम्स को अटेंड करना है। अब जैसे हमने कहा इडियम्स में आई से आयरनिकल होगा, जिसको मुहावरा कहते हैं। तो आई से आयरनी को लेंगे, यानी इनर मीनिंग लेंगे, फिगरेटिव मीनिंग लेंगे। जैसे हमने कहा एबव बोर्ड, एबव बोर्ड। अब एबव बोर्ड, इसमें आप दिमाग लगाएं कि एबव बोर्ड में जो बात कह रहा है वो सामने जो शाब्दिक अर्थ है तो वो आ गया कि बोर्ड के ऊपर। तो जो चीज बोर्ड के ऊपर है इसका मतलब वो क्या है? छिपी नहीं है, सामने है, प्रत्यक्ष है, यानी स्पष्ट है। तो हम क्या कहेंगे? इसका अर्थ होगा क्लियर, स्पष्ट है, उसमें कोई भी छिपाव नहीं है, स्पष्ट है एबव बोर्ड का। इस तरीके से ही हम इसको आगे एक एक को देखेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जैसे हम कहें आफ्टर ए फैशन, आफ्टर आ फैशन। अब आफ्टर अ फैशन, फैशन कहते हैं जो प्रथा, आफ्टर कहते हैं बाद में। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इडियम में फिगरेटिव मीनिंग यानी छिपा हुआ अर्थ लेते हैं, लाक्षणिक अर्थ। तो कोई चीज प्रचलन में हो, उसके बाद कुछ आए तो कहते हैं अब तो ये आउटडेटेड हो गया, अब इसका कोई महत्व नहीं। तो उसको हम व्यवहार में कहते हैं कि बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरली, यानी आफ्टर फैशन, जैसे तैसे। तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे अनसेटिस्फैक्टरली, कोई चीज अनसेटिस्फैक्टरली फिर हो, अर्थात उसमें असंतोषजनक ढंग से, उसका कोई महत्व न हो, क्योंकि वो आफ्टर ए फैशन है। अब जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज लेते हैं और उसमें हम कहते हैं कि भाई एक हमने लिया एट सी। अब एट माने होता है में और सी माने होता है समुद्र। तो कोई चीज समुद्र में, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। अब ध्यान दें, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें, तर्क शक्ति का, तो स्पष्ट होगा कि सी कैसा होता है? सागर, सागर की गहराई, विशालता, व्यापकता, उसको समझना कठिन है। लाक्षणिक अर्थ यह है। तो हम क्या कहते हैं?
कि जो चीज हम समझ नहीं पाते तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई मेरी समझ में आता, कंफ्यूज। क्या कहते हैं? कंफ्यूज्ड, यानी वो हमारी समझ में नहीं आया। क्या कहते हैं हम लोग? कंफ्यूज्ड हो गए इसमें, ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। अब कोई भी चीज आपके दिमाग में आता है कि जैसे उसको आप जब करते हैं तो उसमें यह ध्यान में रहे कि उसका लाक्षणिक अर्थ लेंगे। जैसे हमने कहा इन ब्लूज, ध्यान से देखें, इन ब्लूज। अब जब इन ब्लूज की बात करते हैं माय डियर, तो उसमें आप देखिए कि इन ब्लूज, कोई चीज, ब्लू शब्द जो है वो किस चीज का द्योतक है, पहले ये देखो। देखिए ईडियम में जब ब्लू की बात कहे तो ये समझ लेना कि किसी न किसी तरीके से वो एक नकारात्मक बात कह रहा है। किस प्रकार की बात कह रहा है? नकारात्मक बात कह रहा है। और जब नकारात्मक बात कहता है तो उसका अर्थ निकलता है कि भाई ये कुछ न कुछ ऐसी बात कह रहा है कि जो सामान्य नहीं। इन ब्लूज, अब इन ब्लूज, ब्लूज का सेंस आप कई दो जगह मैं बताऊंगा, आप उसके माध्यम से देखिएगा। ब्लू द्योतक है नीले रंग का, और नीले रंग के स्पष्ट है नीला रंग, तो जो ब्लूज होता है वो नकारात्मक अर्थात विपत्ति का द्योतक है। तो उसको हम कहेंगे इन डिस्ट्रेस, विपत्ति में, इन डिस्ट्रेस। क्या कहेंगे? इन डिस्ट्रेस, विपत्ति में। अब जैसे एक हमने यहां पर लिख दिया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब इस उदाहरण में आप ध्यान से देखें, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू में, तो बोल्ट कहते हैं सिटकनी को, और फ्रॉम माने से, और ब्लू माने वही विपत्ति, यानी विपत्ति से उसको, मतलब अचानक कोई विपत्ति, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कि खट से एकदम से, यानी कोई अचानक विपत्ति आ जाए तो हम उसको कहते हैं सडन, क्योंकि विपत्ति है, और बोल्ट यानी वहीं जकड़ गया, रुक गए, तो उसको कहते हैं सडन कोई भी विपत्ति, मिजरी। अचानक आप किसी उसमें फंस गए तो उसको क्या कहते हैं? सडन मिजरी। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते जाएं और रीजनिंग के थ्रू उसको करते हैं। जब आप रीजनिंग के थ्रू करेंगे तो आपको वो चीज स्पष्ट होती जाएगी। अब जैसे हमने कहा, अ फिगर वंस नेस्ट, अ फिगर वंस नेस्ट। अब देखिए, सामान्य अर्थ हुआ कि किसी के घोंसले में फीदर माने पंख, लेकिन जब इडियम की पद्धति को अपनाएंगे तो उसमें लाक्षणिक अर्थ एप्लीकेबल होता है, वो मान्य होता है। लाक्षणिक अर्थ लेंगे तो लाक्षणिक अर्थ में आप देखिए, फीदर पंख, नेस्ट माने घोंसला। अब घोंसले में एक पंख जोड़ा, इसका भाव क्या हुआ? इसका भाव ये हुआ कि कुछ आपने बढ़ोतरी की अपनी कमाई में। लेकिन ध्यान रहे, आप फीदर वंस नेस्ट, तो नेस्ट कहते हैं जैसे पक्षी का घोंसला, उसका घर, उसका आवास जिसमें पक्षी रहता है, तो वो उसमें फीदर जोड़ ले, इसका मतलब कमाई तो की उसने, लेकिन कमाई कुछ घोंसले में जोड़ा तो, लेकिन अवैध ढंग से कमाई, टू अर्न इलीगली।
कैसे? इलीगली। अब यानी अवैध ढंग से कमाया, अवैध ढंग से, जो अवैध ढंग से कमाई है, अर्जन है, उसको इसमें हम लोग मानेंगे। A feeder one's nest। लेकिन जरा देखिए, इसी को हम कह दें A feeder one's cap। जो हम कहते हैं A feeder one's cap, कैप कहते हैं टोपी को, और उसमें एक फीदर जोड़ लिया, तो ये भाव आया सिर पे धारण की जाती टोपी, यानी सिर ऊंचाई का द्योतक है, उन्नति का द्योतक है। तो इसका मतलब होता है कि आपने कैप में एक और फीदर जोड़ा, तो उसको हम कहेंगे कि भाई एक और प्रगति कर लिया आपने, यानी प्रगति, अपनी उन्नति में एक और जोड़ दिया, यानी उन्नति में वृद्धि कर ली। क्या आएगा? उन्नति में वृद्धि। तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपने अपनी प्रोग्रेस और बढ़ा दी। तो टू मेक मोर प्रोग्रेस, क्या बना? टू मेक मोर प्रोग्रेस, और ज्यादा वृद्धि कर ली, उसमें आपने और उसको बढ़ा लिया। तो जब भी हम इस प्रकार की बात करते हैं तो वहां पर भाव क्या आता है? निश्चित रूप से ये आता है कि जैसे फीदर आया जब नेस्ट में, तो निगेटिव। फीदर जब कैप ऊंचा शीर्ष पे, सिर पे होती है, जो उन्नति का प्रतीक है, गर्व का, गौरव का प्रतीक है, अनिष्ट घोषणा। इसका मतलब अपने ही घर में फीदर डाल दिया, तो उसको कहते हैं कि कहीं से कुछ नहीं किया, चुपके से अवैध कर लिया। लेकिन जब फीदर शानदार सिर पे, तो ये द्योतक है कि आपने दावे के साथ अपना गौरव स्थापित किया, उन्नति में वृद्धि की। तो इस प्रकार से जब आप लोग ये सब देखेंगे, अब जैसे हम लोग कहते हैं कोई चीज, अब एक हमने कहा कि आ वाइल्ड गूज चेस। अब देखिए, शाब्दिक अर्थ अवॉइड करते हैं और जो लाक्षणिक अर्थ है उसको एडॉप्ट करते हैं। While we attempt idioms, we should avoid literal meanings and we should follow figurative meanings। तो वाइल्ड में जंगली और गूज माने हंस। अब जंगली घास, उसको चेस करना, उसको पीछा करना, तो दुर्लभ चीज है। जो जब किसी दुर्लभ चीज को पीछा कर रहे हो, इसका मतलब अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यानी कि टू वेस्ट द टाइम, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? टू वेस्ट द टाइम टू गेट अनफ्रूटफुल थिंग, जिसका कोई परिणाम ही ना हो। अनफ्रूटफुल थिंग, जो निष्फल प्रयास, जिंदगी में जिसको कहते हैं निष्फल प्रयास में समय बर्बाद करना। क्या कहते हैं? निष्फल प्रयास में समय बर्बाद करना। अब जैसे कोई टू गेट अनफ्रूटफुल थिंग, निष्फल प्रयास में समय, यानी इसको कहते हैं निष्फल प्रयास। मेहनत बहुत की लेकिन अनफ्रूटफुल है। इसी तरीके से आगे और देखें, क्योंकि ये प्रक्रिया आपको रीजनिंग की इडियम में बहुत मायने रखती है। इसको मैंने अपने ढंग से इडियम्स को परिभाषित किया
तो हमने कहा भाई देखो इडियम में आई को मान लो आयनिकल, तो और मतलब हो जाए। फिर डी को मान लो डेफिनिशन, फिर आई को मान लो दूसरे वाले आई को इन, फिर ओ को मान लो, इसको सपोज ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपको ट्रिक के समझने में सहायक होगी। ओ पर ऑब्जेक्टिव और एम फॉर मैटर। ये 1 2 3 4 5 लेटर है, इसमें 5 अक्षर हैं, इसको कर दो मैटर, यानी विषय सब्जेक्ट मैटर इसको कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ आयनिकल डिफरेंशिएशन इन ऑब्जेक्टिव मैटर, इट मींस व्यंग्यात्मक। आयनिकल का मतलब है व्यंग्य का छिपी इनर मीनिंग। डेफिनेशन माने परिभाषा, इन माने में, ऑब्जेक्टिव माने जो लक्ष्य है, जो वर्ण विषय है उस विषय में, ऑब्जेक्टिव में वर्ण विषय में जो छिपी हुई मीनिंग है उसको प्रकट करना, उसको परिभाषित करना, ये भाव, इसको नोट कर ले आप लोग। ये आयनिकल डेफिनेशन इन ऑब्जेक्टिव मैटर। तो हम लोग शाब्दिक अर्थ इग्नोर करेंगे और लाक्षणिक अर्थ कतई उसी को किसी भी परिस्थिति में उसी को स्वीकार करेंगे। जैसे हमने किसी भी चीज को कहा, अब हम कहते हैं ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास। अब आप देखिए शाब्दिक अर्थ क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? शाब्दिक अर्थ हुआ घास में सर्प, घास में सर्प। अब लाक्षणिक अर्थ में अपनी रीजनिंग पावर इस्तेमाल करो। ग्रास हरी भूरी जो भी, स्नेक भी उसमें हरा भूरा काला जो भी है, घनी घास है उसमें स्नेक छिपा हुआ। तो आप समझ पाएंगे क्या है, इस मैदान में होता तो दिखता। तो इसी प्रकार से जो आपके दुश्मन हैं वो आपके आस्तीन में छिपे हुए हैं, यानी आपके निकट हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। इसका मतलब घास में सर्प का मतलब है कि जो आपके हिडन एनिमीज हैं, जो आपके साथ साथ आपकी चाटकारिता भी करते हैं और आपको जो है धोखा देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कि कोई भी हिडन एनिमीज कह सकते हो। जैसे सर्प छिपा है, हिडन एनिमी। आस्तीन का सांप, यानी क्या कहोगे? आस्तीन का सांप। ऐसा सांप, आस्तीन का सांप का मतलब जो आपसे धोखा करे, आस्तीन का सांप, ये भाव है। और इसका मतलब यह है कि जब आपने ये लिखा आस्तीन का सांप, तो इसका मतलब है वो छुपा है। अब जैसे कोई भी चीज हम करते हैं, मान लीजिए एक वैसा नाम है, विशिष्ट नाम, जैसे कोई भी चीज लेते हैं और थोड़ा कठिन वाला, तो उसमें हम कहते हैं टू कैच ए टार्टर। अब देखिए, जैसे हमने कहा कभी कभी कोई कोई नाम आते हैं, टू कैच ए टार्टर। अब टार्टर जो है TAR और TAR, अब इसका कारण, तो कैच माने पकड़ना, अब टार्टर को पकड़ना, जिसका मतलब वो एक मैच करता है उससे ज्यादा लोगों को पकड़ना, यानी टू कैच माने टार्टर को पकड़ना। टार्टर एक ऐसा व्यक्ति जो अद्वितीय है। तो भाव ये निकला कि भाई किसी टार्टर को कैच कैसे कर पाओगे? तो ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करना कि जो एक से ज्यादा से मैच करता है,
तो हम क्या कहते हैं इसको, टू डील विथ, इसकी मीनिंग क्या हुई, टू डील विद अ पर्सन, ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं, व्यवहार, जो अपना व्यवहार निभा रहे हैं, जो आदमी हु इज मोर देन वंस मैच, हु इज, जो एक से अधिक, मोर देन वंस मैच, मतलब क्या निकला कि ऐसे व्यक्ति से निर्वहन करना व्यवहार का जो एक मैच करना, उससे तालमेल बिठाना, एक से ज्यादा लोगों से तालमेल बिठाता, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। क्योंकि टाइटल को कैच करना कठिन, तो फिर उसको समझना कठिन। अब जैसे हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए कोई भी ले लिया उदाहरण, हमने कहा कि मान लीजिए सामान्य रूप से टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट। अब देखिए यहां पर शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, चूहे का स्मेल माने चूहे का सूंघना, लेकिन लाक्षणिक अर्थ क्या निकला, चूहा जब सूंघते हुए चलता है तो इसका मतलब वो कुछ, जब जैसे कोई चीज संदेहास्पद होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं कि कुत्ता सूंघते जाता है, और सीआईडी वालों के साथ और एजेंसी जो होती हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी देश के लिए, उनके साथ रहता है, वो सुन के पता लगा लेता है। तो ऐसे ही रैट ऐसे सुनता हुआ जा रहा है, इसका मतलब जो भी कोई चीज सस्पेक्टेड उसको लगती है, कहीं कुछ लगता है कि ऐसा होगा, तो उसका भाव क्या हो जाता है कि वो उस चीज के बारे में कुछ दाल में काला है, वो क्या करना चाहता है, वो टू सस्पेक्ट होता है, मतलब संदेह के लिए जब भी सूंघ के चलता है, भाव आया टू सस्पेक्ट। अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है, संदेह करना, तो इसका मतलब उसमें फाउल डीलिंग्स होगी, जहां जहां सस्पेक्ट की बात आएगी वहां क्या अर्थ होगी, फाउल डीलिंग्स होगी, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा, फाउल डीलिंग्स होगी, टू स्मेल ए रैट। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने कहा टू, कोई भी चीज ले लिया, टू फॉल फ्लैट, अब ध्यान से देखिए, टू फॉल फ्लैट कोई भी ले लीजिए आप, XYZ, बस ये ध्यान रखें कि उसका लाक्षणिक अर्थ लेंगे, शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे। अब आए, हमने कहा कि भाई टू फॉल फ्लैट, अब टू फॉल फ्लैट में आप देखिए कि कोई भी चीज है, फॉल माने गिरेगा, फ्लैट कहते हैं बिल्कुल समतल, फ्लैट माने समतल, इसका मतलब सीधे गिर जाना। अब जब किसी व्यक्ति के सामने टू फॉल फ्लैट हो जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी जब हम दंडवत करते हैं अच्छे लोग, तो हम क्या कहते हैं, उसके सामने बिल्कुल गिर जाते हैं। तो प्रे करना, तो हम कह सकते हैं टू शरण में जाना, शरणागति, रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब हम उसकी बिल्कुल शरण में चले गए, वहां पर गिर गए, उसमें कुछ भी नहीं बचा, यानी शरण में जाना, शरणागत होना, दंडवत किया उसकी शरण में, अब आप बचाओ, टू रिट्रीट, शरणागत होना, ये भाव आ गया। तो इसी प्रकार से जो भी चीजें आप करें उसको बहुत ध्यान से समझते जाए। कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे हमने कहा कि कहीं भी ले लीजिए कोई भी चीज, हमने कहा किस द डस्ट, अब ध्यान दीजिए, अगर आप इन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर आपको एक बार हमने बता दिया, और सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप अपने आप खुद ही सब कर सकते हैं। कोई भी चीज, ये ट्रिक आपको क्लियर हो रही है। अब जैसे
किस किया आपने, चुंबन किया, और किसको चुंबन कर लिया, धूल का। किस डस्ट का शाब्दिक करते, धूल का चुंबन करना। अब धूल का चुंबन करोगे तो अच्छा लगेगा वो बात, मतलब व्यवहारिक दृष्टि से तो इसका शाब्दिक अर्थ धूल को चूमना, लेकिन धूल को कोई खाए चूमे तो भद्दा लगेगा। तो भाव आया कि जो व्यक्ति लज्जित अपमानित, कहते उसको धूल चटा दिया, तो उसको अपमान कर दिया, तो हम लोग क्या कहते हैं, टू बी, इंग्लिश में कहते हैं टू बी ह्यूमिलिएटेड। भाव यही आया, टू बी ह्यूमिलिएटेड। टू बी ह्यूमिलिएटेड का मतलब उसको चखा दिया, मतलब उसको धूल चटा दिया, उसको गिरा दिया, उसका सम्मान खो दिया, नष्ट कर दिया। तो इस सब चीज को ध्यान से, अब जैसे हम कहें कोई भी है ब्लाइंड एले, इसको तो आप ब्लाइंड है, ब्लाइंड माने अंधा, और एले कहते हैं गली को। अब अंधी गली, अंधी गली का मतलब ऐसा प्रयास कर रहे हो जिसका परिणाम अंधा, अर्थात कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कुछ शब्द हमने कहा कंगारू कोर्ट, तो कंगारू कोर्ट क्या होता है, कंगारू को देखा आप लोगों ने, कंगारू अपनी पेट में एक थैली होती, उसमें जो है बच्चे को लिए रहता है, तो उसको हम कहेंगे अनऑफिशियल कोर्ट। कुछ भी यानी आप ध्यान से देखें। अब हमने कहा डंकीज ईयर्स, डंकी माने एक, इसको देख लीजिए, डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स। अब डंकी कहते गधे को, और ईयर्स माने साल। गधा सुस्त प्राणी है, जीव है, और ईयर्स माने सालों, गधे के सालों यानी वर्षों, ये शाब्दिक अर्थ। लाक्षणिक अर्थ है कि बहुत लंबा समय, उसका साल टाइम टेकिंग होगा, तो हम क्या लगाएंगे, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्या बनेगा उसका, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ये बनेगा। और एक लास्ट और देख लीजिए, जैसे कोई भी चीज जब आप करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई इन डीप वाटर्स, इन डीप वाटर्स। अब चाहे हम डीप वाटर्स कहें या बॉयल वाटर्स कहें, सबका मतलब होगा डिफिकल्टीज। इन बॉयल वाटर गर्म पानी में, इन डीप वाटर, तो अगर हम कहें इन शैलो वाटर तो इसका उथले में, इसका मतलब हम बच गए, मुसीबत से बचना। लेकिन जब हम कहेंगे इन डीप वाटर, तो कुछ चीजों में अगर आप लगातार अपना दिमाग चलाएं तो ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जैसे कोई भी चीज, तो इन डीप वाटर्स, अब मान लीजिए कहा हमने गहरा समुद्र, वाटर्स माने जलाशय, जलराशि, जल समुद्र, जहां पे तो जलाशय भी कहते हैं, वाटर्स माने तरंग भी होता है, वाटर्स माने समुद्र भी होता है। अब समुद्र की गहराई में क्या होगा, आपको मजा आएगा, चाहे बॉयल वाटर हो चाहे गहरा। तो डीप बॉयल दोनों में क्या होगा, इन हार्डशिप्स, इन डिफिकल्टीज, भाव होगा इन डिफिकल्टी। तो once again I would like to make it clear, one who practices it regularly or individually by your level, all of you will be able to sort out and meet out this type of problem pertaining to idioms through trick. Thank you very much.